तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। तो देखिए सबसे पहला टर्म है हमारे पास एटॉमिक मास। एक एक करके बहुत शांति से सीखेंगे क्या है एटॉमिक मास। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है विदाउट एनी साइंटिफिक डेफिनेशन कि सर एटॉमिक मास क्या होता है, आपसे पूछे अगर कोई कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप क्या जवाब देंगे? एटॉमिक मास यानी कि एटम से रिलेटेड है। तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे कहना चाहिए इट इज मास ऑफ वन एटम। क्या है ये? मास ऑफ वन एटम के बराबर है। अरे बोलो भाई, बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, ये तो परफेक्ट डेफिनेशन है कि एटॉमिक मास की डेफिनेशन मास ऑफ वन एटम। इसमें कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। किसी भी चीज का जब मास लिया जाता है तो उसमें एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, चलो मैं कहूं कि इस वॉच, ये जो बॉटल है मेरे सामने, इसका वजन 1 किलो है। कितना है? 1 केजी। तो आप कहेंगे कि सर हम कैसे मान लें कि इसका वजन 1 केजी है? 2 केजी भी तो हो सकता है, कैसे माने? मैं बोलूंगा कि आप वेइंग बैलेंस में रख दीजिए। आप वेइंग बैलेंस में रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर वेइंग बैलेंस में किसने डिसाइड किया कि उसमें जो वैल्यू आएगी वही 1 केजी होगी? हाँ, तो अब आपका सवाल बिल्कुल सही तरफ है। आप बोलेंगे कि सर ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि वेइंग बैलेंस में जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू है। तो देखिए इसका मतलब हमेशा हमें क्या चाहिए? एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एक रेफरेंस वैल्यू की जरूरत पड़ती है अगर हमें कुछ भी मेजरमेंट करनी है। सही बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेबोरेटरी में क्या करा गया? इरिडियम और पैलेडियम का ऐसा एक रॉड रखा है। किस चीज का है ये इरिडियम, ये आपका इरिडियम और प्लैटिनम का एक अलॉय रखा गया है और इतना सा बार है। हमने इस बार की वैल्यू बोल दी है कि ये 1 केजी के बराबर है। क्या है? ये 1 केजी है। ये हो गया आपका क्या? ये आपका 1 केजी का रेफरेंस वैल्यू हो गई। ये आपकी 1 केजी की रेफरेंस वैल्यू हो गई। समझ में आती है बात? यानी कि अगर मैं मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी एटम के लिए इनफैक्ट अगर एक रेफरेंस वैल्यू को डिफाइन कर दूं तो मैं उसके रिस्पेक्ट में चीजें बता सकता हूं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि ये जो रेफरेंस वैल्यू है ये क्या डिसाइड हुई? देखिए इस पे बहुत बड़ी रिसर्च हुई, इस पे बहुत हिट एंड ट्रायल मेथड्स हुए। एक्चुअली हाइड्रोजन लिया गया, ऑक्सीजन लिया गया और लास्ट पे हमने बोला कि देखिए हमारी जो रेफरेंस वैल्यू है ये 1/12, ये आपकी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 लिया गया। क्या लिया गया रेफरेंस? आपका 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 ही आपका रेफरेंस लिया गया। बोलो भाई, बिल्कुल सही बात है। इतनी बात आपको समझ में आती है? तो ये आपका रेफरेंस वैल्यू हो गया। यानी कि फ्यूचर में देखा गया कि ऐसा क्यों लिया गया। यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम ये कितना आ रहा था? ऑक्सीजन एटम ये कितना आ रहा था? सबने देखा कि इसका मास 16 टाइम्स दिस वैल्यू आ रहा था। 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आ रहा था। बिल्कुल सही। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, मास ऑफ सोडियम देखते हैं, मास ऑफ वन सोडियम एटम ये करके देखते हैं। तो उन्होंने बोला देखिए ये कितना आ रहा है? उन्होंने बोला कि ये देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 23 टाइम्स 1/12 सेम टू सेम मास ऑफ कार्बन 10। इन्होंने अच्छा ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। फिर देखिए उन्होंने तीसरी चीज देखी कि मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितना आ रहा है, मास ऑफ वन एल्यूमिनियम एटम कितना आ रहा है। इन्होंने देखा कि सर ये 27 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम आ रहा है। अरे ये तो काफी इंटरेस्टिंग, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 ये बार बार रिपीट हो रही है। अब एक रिपीटिंग वैल्यू को क्यों ना मैं एक यूनिट ही बना दूं। तो उसने बोला कि आज से इसका नाम क्या है? आज से इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरी एटम के मास की यूनिट है। दैट इज ये मेरी एटॉमिक मास यूनिट है। क्या है? ये मेरे एटम के मास की यूनिट है। दैट इज ये एटॉमिक मास यूनिट है। तो इसको बोला गया ये मेरा क्या है? ये मेरा 16 एटॉमिक मास यूनिट है और ये मेरा कितना? ये मेरा 23 एटॉमिक मास यूनिट है और ये मेरा 27 एटॉमिक मास यूनिट है। आपने बोला बिल्कुल सही बात सर, बात बिल्कुल समझ में आती है, बिल्कुल सही बात है। बार बार जो रिपीट हो रही थी उसको हमने नाम दे दिया क्या? एटॉमिक मास यूनिट। और हमारा बढ़िया से एक रेफरेंस वैल्यू भी सेट हो चुकी है। यानी कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को आप नापेंगे तो आप एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में बोल सकते हैं। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आती है सर। बट ये यूनिट है कितनी? जैसे जब आपने 1 केजी कहा था तो समझ तो आता है कि 1 केजी कितना होता है, लेकिन ये ग्राम के टर्म्स में कितना होता है? मैंने बोला हाँ, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी तरफ से। तो मैंने कहा देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कहा घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। आप एक काम करिए, अगर मुझे
अगर मुझे ये जो मास ऑफ कार्बन 12 पता चल जाए तो मुझे एटॉमिक मास यूनिट पता चल जाएगी। अरे बोलो भाई, इतनी सिंपल सी बात है कि अगर मुझे मास ऑफ कार्बन 12 पता चल जाए तो मेरा काम तो हो गया। यानी कि अगर क्या मिले मुझे मास ऑफ कार्बन 12, क्या मिल जाए मुझे मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ जी, जैसे जैसे हमारी साइंस आगे बढ़ी, एक 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 बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आई हमारे पास जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटरी। क्या नाम है इसका? नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटरी। ये क्या करती है? ये आपको एटम का, अननोन एटम का मास फाइंड आउट करके दे देती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। तो इससे जो मास ऑफ कार्बन 12 नापा गया, ये कितना है बेटा? इसकी वैल्यू आई हमारी 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर। कितना? 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 नहीं, माइनस 23 ग्राम के बराबर। ये वैल्यू मुझे कार्बन 12 आइसोटोप की मिली। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे मास ऑफ कार्बन 12 मिल गया, यानी कि 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, ये कितना होना चाहिए? ये 1/12 ही होना चाहिए इस वैल्यू का। दैट इट शुड बी 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। और ये वैल्यू कैलकुलेट होके आती है कितनी? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर। यानी कि अब आपके पास एक एएमयू को डिफाइन करने के लिए यूनिट भी आ चुकी है कि एक एएमयू इतना होता है। ठीक है, एक एएमयू कितना होता है? ये आपका एक एएमयू के बराबर हो चुका है। बोलो भाई, बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आपको एक एएमयू समझ में आता है तो देखिए हमारा काम कितना आसान हो चुका है। हमारा काम कितना आसान हो चुका है, बिना मोल कॉन्सेप्ट के हम ऐसे सवाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मास ऑफ, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, वो ग्राम में कितना है? अरे भाई, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? देखो कितना सिंपल सॉल्यूशन है। मुझे पता है सर कि ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 16 एएमयू के बराबर होता है। कितना? 16 एएमयू। और मैं से क्या कर दूं, 16 इंटू एएमयू की जगह ये लिख दूं, कितना? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर। बोलो भाई, कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन हम कैसे करते थे? हम इसे मोल कॉन्सेप्ट से भी करते हैं कि एक मोल बराबर 16 ग्राम और 16 ग्राम और एक मोल का बराबर एन नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या करा है आपने? 16, ये तो क्या, देखो एक कमाल की चीज। यानी कि एक कुछ इस क्वेश्चन को अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट से करूं, मोल कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट से करता हूं तो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि सर ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक मोल कितना? Na एटम्स के बराबर, Na एटम्स के बराबर। और शायद मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन ये 16 ग्राम के बराबर भी होता है। यानी कि आपका जो एक एटम है उसका वजन कितना होना चाहिए? ये 16/Na होना चाहिए। मैंने बोला हाँ, और ये कितना था? ये 16 एएमयू था। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आपका जो 1 एएमयू है एक्चुअली वो 1/Na के ही बराबर होता है। बोलो भाई, क्या ये बात आपको समझ में आई कि 1 एएमयू की वैल्यू 1/Na के बराबर ही होती है? तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क हो गया। अगर आपको ये बात समझ में आती है, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक बात है। चलिए थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं कि अब आप 16 एएमयू, 23 एएमयू, 27 एएमयू को मतलब जानते हैं। बिल्कुल सही बात। अब देखिए कमाल की बात यह है कि सर इसी तरीके से मैं मॉलिक्यूलर मास को भी डिफाइन कर दूंगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोल देंगे जैसे हमने एटॉमिक मास के लिए कहा, मॉलिक्यूलर मास के लिए कहिए इट इज व्हाट? इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या है ये? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सर, ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ही तो है, ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ही तो है। हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं किसी कुछ और अच्छा सा कंपाउंड ले लेते हैं भाई, आपके पास बोलूं अगर मैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना होना चाहिए भाई? ये होना चाहिए किसके बराबर? ये होना चाहिए मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऐसे ही तो निकालते कि एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो आपने मास ऑफ कार्बन को प्लस किया और उसमें 2 ऑक्सीजन को भी ऐड कर दिया। बिल्कुल सही बात है सर। कार्बन एटम देखिए ये कितना होता है, ये कितना होता है? ये होता है आपका 12 और प्लस ये होता है ट्वाइस ऑफ 16, यानी कि 44 के बराबर है।
लेकिन 44 कितना, अभी भी फिर क्या प्रॉब्लम फंसेगी, प्रॉब्लम फंसेगी क्या, फिर से रेफरेंस की। अब देखिए भाई रेफरेंस तो एक बार सेट हो गया एटम के लिए या फिर सबके लिए, मॉलिक्यूल के लिए, तो रेफरेंस एक बार सेट हो गया तो हो गया, बार बार तो रेफरेंस सेट नहीं करेंगे। यानी कि अभी भी कितना है, ये 44 टाइम्स इंटू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 है, मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं H2O मॉलिक्यूल का मास कितना है, H2O मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल का मास ये कितना आएगा बच्चे, ये आएगा आपका 18 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। अरे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेफरेंस बेटा एक बार सेट हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि सर अभी भी मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये मैं से अभी भी 44 AMU लिख सकता हूं, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है लिख सकते हैं। और क्या मैं इसको 18 AMU लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम फंसती है, क्यों, क्या फंसती है, देखिए जब तक हम एटम की बात कर रहे थे, जब तक हम एटम की बात कर रहे थे तब तक तो वर्ड यूज हो रहा था एटॉमिक मास यूनिट, क्या यूज हो रहा था, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम सर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हम एटॉमिक मास क्यों बोल रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर मास यूनिट क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखिए पहली बात तो हम मॉलिक्यूलर मास यूनिट नहीं बोलते हैं क्योंकि ये रेफरेंस वैल्यू है, लेकिन आपका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है, अगर आप बोलेंगे कि हाँ कि सर ये डाउट बिल्कुल जेन्युइन है, तो क्या किया भाई, उन्होंने बोला कि देखिए एक काम करते हैं, आज से जो एक एटॉमिक मास यूनिट है तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए इसको एक यू यानी कि यूनिफाइड मास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा कि अब से कंफ्यूजन हटाइए, सब कुछ निकालिए और उसको कहिए कि ये आपका यूनिफाइड मास के बराबर है, यानी कि 1 यू के बराबर है। बाकी साइंटिस्ट ने भी इसमें काम किया भाई, इसको बोला गया एक डाल्टन भी कहा गया, इसको एक डाल्टन भी कहा गया, इसी को ही एक एस्टन भी कहा गया और इसी को ही एक एवोग्राम भी कहा गया। एवोग्राम, सर एवोग्राम क्या चीज है बेटा, एवोग्राम मतलब 1/Na, एवोग्राम मतलब 1/Na, यही आपका एवोग्राम है। तो समझ में आती है कि क्या डिफरेंस है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में, किस तरीके से दोनों को हम देखते हैं। अगर इतनी बात क्लियर है तो आइए अपने फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें क्या डिस्कस करना है, हमें जहां पे डिस्कस करना है मोलर मास के बारे में। देखिए मोलर मास क्या चीज है, देखिए मोलर मास का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास एक पूरा का पूरा कोई भी एलिमेंट हो गया, ठीक है, कोई भी आप एलिमेंट या फिर कोई भी एक बड़ा सा एक पूरा का पूरा कंपाउंड या फिर एलिमेंट कुछ भी लेके चलिए, और इसमें ये बहुत सारी छोटी छोटी इस तरीके से यूनिट्स हो गई, इसमें ये इसकी छोटी छोटी यूनिट्स हो गई, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। मान के चलिए ये इसमें कुछ छोटी 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 यूनिट्स हो गई, ठीक है जी। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे ही मैं बनाना चाह रहा था, कुछ ऐसा ही मैं बनाना चाह रहा था। इसमें ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स होगी, इस तरीके से आप कुछ ऐसा एक मैट्रिक्स अरेंज्ड। तो देखिए एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास का क्या, मोलर मास का क्या मतलब होता है, मोलर मास का मतलब ये होता है कि मैं कंसीडर कर रहा हूं कि सारे सारे इक्वल हैं, कि आपने एक यूनिट का यानी कि एक एटम का मास लिया, यानी कि आपने एक एटम का मास लिया और आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मोलर मास से। आपने उस सॉरी मोलर मास से नहीं, आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया एक मोल से, किससे, एक मोल से। यानी कि मोलर मास को हम बोलते हैं, अगर आपको डेफिनेशन की बात करूं, इसका मतलब ये होता है कि इट इज एक्चुअली एटॉमिक मास, इट इज एक्चुअली एटॉमिक मास इन ग्राम्स, ये एटॉमिक मास इन ग्राम्स ही है, और मॉलिक्यूलर मास ही है, ये क्या है, ये आपका बेटा मॉलिक्यूलर मास ही है, बट इन ग्राम्स, बट इन ग्राम्स। लेकिन किस में लेना, हमें ग्राम्स में लेना है। क्यों ग्राम्स में लेना है, देखिए इसकी डेफिनेशन ये होती है कि आपकी एक यूनिट का मास कितना है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये एक यूनिट है, एक यूनिट का मास, एक यूनिट का मास मल्टीप्लाइड बाय एक मोल, ठीक है, यानी कि एटम का मास इंटू मोल। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर ये ऑक्सीजन एटम की, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखिए ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि एक एटम का मास कितना है, सर ये है 16 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, इस तरीके से है। और मोलर यानी कि एक मोल कितने हो गए, एक मोल यानी कि Na के बराबर हो गया, एक मोल कितना हो गया आपका, Na के बराबर हो गया, ठीक है भाई, यानी कि Na एटम्स हो गया आपके, कितने हो गए, एक Na एटम्स।
देखिए एक यू का मतलब अगर मैं ग्राम में लिखूं, क्या मेरा एक यू किसके बराबर है, ये है मेरा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर, बिल्कुल सही बात है। और Na है मेरा कितना, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए आपके, ठीक है, इतने के बराबर। यानी कि अगर मैं इन दोनों को वैल्यूज को देखूं, मैं इसको अगर सिर्फ क्या लिखूं, अगर मैं इसको सिर्फ Na ही रहने दूं तो मैं 1 AMU को 1/Na लिख सकता हूं, लेकिन ग्राम में, ऑब्वियसली ग्राम में, और इसको क्या लिखूंगा, इसको Na लिखूंगा, तो Na से Na कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 16 ग्राम। बस ध्यान एक चीज रखना, इसकी यूनिट किस में होती है, इसकी यूनिट ग्राम पर मोल में होती है। किसकी यूनिट होती है इसमें, इसकी यूनिट होती है बेटा ग्राम पर मोल में, तो इसकी यूनिट आप लिखेंगे ग्राम पर मोल, क्योंकि आपने एक मोल से एक्चुअली इसको एक मोल के लिए निकालते हैं, किसके लिए निकाला आपने, पर मोल, यानी कि एक मोल के लिए निकाला 16 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से अगर मैं किसकी बात करूं, CO2 मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, CO2 मॉलिक्यूल का मोलर मास, क्या कैसा मास, मोलर मास, तो कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा आपका 44 U इंटू Na, तो कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा आपका 44 ग्राम पर मोल के बराबर, कितना आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल के बराबर। बोलो भाई क्या आपको ये बात समझ में आती, क्या आपको ये बात समझ में आती, तो क्या अब ये डेफिनेशन क्लियर है कि क्या आपका एटॉमिक मास होता है, क्या आपका मॉलिक्यूलर मास होता है, और क्या आपका मोलर मास होता है। यानी कि मोलर मास में आप किस में लेते हैं, ग्राम पर मोल में लेते हैं। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास की जो डेफिनेशन चलती है, यानी कि जो यूनिट चलती है, वो यूनिफाइड मास के टर्म्स में चलती है। बाय द वे अगर आप उसे एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं तो उसमें कुछ गलत जैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक होता है खत्म। आई होप आपको सबको ये क्लियर होगा, ये वाला टॉपिक, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर है तो आइए एक कमेंट में एक आंसर करके दीजिए कि मोलर मास इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या मोलर मास एक इंटेंसिव है या एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, फटाफट से मुझे जवाब देके बताइए कमेंट सेक्शन में कि मोलर मास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। फटाफट से इसे कमेंट कर दीजिए। आपको मैं एक चीज और बता दूं, जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो मोलर मास को हम क्या लेते हैं, नंबर यानी कि गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो कभी कभी इसे मतलब इसे इन जनरल एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको मॉलिक्यूलर वेट भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूलर मास नहीं, मोलर मास को ही कभी कभार मॉलिक्यूलर वेट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स और चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर देना, सर हमें इस टॉपिक के बारे में फटाफट से बता दीजिए कि क्या होता है। और दूसरी चीज, ये आपको आंसर भी कमेंट करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।